हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से एक सही डायरेक्शन में कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गद्यांश। ठीक है, गद्यांश को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है उसका जो है मैं तरीका बताने वाली हूँ, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ जो कि अगर आप ध्यान में रख के करें ना तो कम टाइम में जो है गद्यांश को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सीटेट में गद्यांश और काव्यांश, ठीक है, गद्यांश और काव्यांश दोनों आता है, जिसमें गद्यांश आपका 9 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो जो कि और गद्यांश और जो काव्यांश होता है वो आपका जो है 6 नंबर का होता है। तो यहाँ पे जो है गद्यांश में 2-3 मार्क्स जो है ग्रामर के आ जाते हैं, जो कि बहुत ही ईजी ग्रामर होती है, जो कि हम ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे ना तो हो जाएगा। अलग से ग्रामर करने की जरूरत नहीं है, आपको उस पर फोकस करके अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फोकस किस पे करना है कि अगर गद्यांश आता है तो इसकी जो है 4-5 प्रैक्टिस कर लें, कुछ तरीके से करें जिससे कि आप कम टाइम में जो है उसको सॉल्व कर सकें। देखिए, आप लोगों को बहुत ही अच्छे से आता है गद्यांश। अगर आपके सामने पैराग्राफ हो उसका सबका आंसर आप सही कर लेंगे, लेकिन आपको जरूरी प्रैक्टिस इसलिए है क्योंकि आपको कम टाइम में उसे करना है। ठीक है, और सी टेट में जो है लैंग्वेज जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये आपके मार्क्स को जो है कम भी कर सकता है, मतलब आपको फेल तक भी लेकर जा सकता है और आपके स्कोर को जो है बढ़ा भी सकता है। तो याद रखिएगा, लैंग्वेज पे काम करना है, इसको लास्ट के लिए नहीं छोड़ना है। इसको जो है जैसे बाकी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं इसको भी ऐसे ही लेकर चलिए। और मैं गद्यांश की एक प्रैक्टिस करवा चुकी हूँ, आज जो है दूसरी प्रैक्टिस करवा रही हूँ जिसमें मैं दूसरे तरीके से जो है बताने वाली हूँ। तो जो भी तरीका आप लोगों को बेटर लगे उस तरीके से करिएगा, डेफिनेटली जो है आप लोगों को इससे हेल्प जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले मैंने बताया था आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ के जो है गद्यांश को पढ़ने के लिए कहा था, और इसमें मैं बताने वाली हूँ कि गद्यांश को सबसे पहले पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है वो देखिए। देखिए, जब भी गद्यांश पढ़ना शुरू करें ना तो जिसमें इसमें जो भी, क्योंकि जब भी हम कुछ पढ़ते हैं ना तो उसमें हमें पता चल जाता है क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो थोड़ा सा फोकस के साथ जो है पहले उसे अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि जब क्वेश्चंस आपके सामने आए तो डायरेक्ट आप लोगों को पता चल जाए कि कहाँ से किस लाइन से जो है आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप सी टेट पेपर 1 हो या पेपर 2 में से किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों को पता है कि लैंग्वेज जो है आता ही आता है। तो आप लोगों को अगर चाहते हैं कि एक सही डायरेक्शन में पढ़ें, एक सही डायरेक्शन में आप तैयारी करें, तो यहाँ पर मैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की क्लासेस जो है मैंने स्टार्ट कर रखी है। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर सी टेट का एग्जाम पहली बार देने जा रहे हैं। तो अगर चाहते हैं इस बार जो है आपका अपकमिंग सी टेट है वो क्लियर हो जाए, तो यहाँ से डेफिनेटली आप लोगों को एक अच्छा मटेरियल मिलेगा जो कि मैं टेलीग्राम पे शेयर करती रहती हूँ। साथ ही जो है आप लोगों को मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बताती हूँ और आप लोगों को गाइड करती रहती हूँ कि किस तरीके से पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखिए कि किस तरीके से गद्यांश को पढ़ना है। पहले गद्यांश को पढ़ना है और उसको जितने भी इंपॉर्टेंट जो है लाइन उसको जो है अंडरलाइन करना है। ठीक है, देखिए, गुरु शिष्य परंपरा में किसकी बात कर रहे हैं? गुरु शिष्य की परंपरा की बात कर रहे हैं। शिष्य के साथ गुरु का नाम क्या आता है? पहले आता है। ठीक है, यह अमुक गुरु का शिष्य है ऐसा कहा जाता है। ठीक है, गुरु अपने एक एक शब्द से शिष्य में अवतरित होता है। जो गुरु है अपने एक एक शब्द से शिष्य में अवतरित होता है, मतलब गुरु को जो कुछ भी आता है वो अपने शिष्य को जो है बताता है। जो शिष्य पूरी तरह से अपने गुरु को समर्पित है, मतलब कि जो भी शिष्य, जो भी विद्यार्थी अपने गुरु को पूरी तरह से समर्पित है, तो उसके जीवन में जो है एक ऐसा समय आ जाता है जब वह गुरु की आराधना उपासना करते करते क्या हो जाता है? गुरुमय हो जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। शिष्य की जो वृत्ति है सदगुरु में घुल जाती है। देखिए, घुल मिल जाती है। जो शिष्य की वृत्ति है अगर वो सदगुरु में घुल मिल जाती है, शिष्य की वृत्ति सदगुरु में घुल मिल जाती है, तो उनकी प्रत्येक चेष्टा में, हाव भाव में, वाणी में गुरु का ही प्रतिबिंब नजर आता है। कहने का मतलब है, जब पूरी तरह से जो शिष्य गुरु में समर्पित हो जाता है तो गुरु में जो है शिष्य में ही क्या क्या दिखने लगता है? मतलब कि गुरु की जो है चेष्टा, उसके हाव भाव, वाणी, गुरु का ही प्रतिबिंब जो है नजर आने लगता है। किसमें? शिष्य में। इतना ही नहीं बल्कि उसकी आकृति भी गुरु जैसी हो जाती है, क्योंकि वो जो है अपने गुरु की जो भी वाणी है, जो भी विचार है, उसने अपने अंदर ढाल लिया है। ठीक है, कई की वाणी भी गुरु जैसी हो जाती है। वाणी, विचार, वृत्ति, वेशभूषा सब जो है सदगुरु में अवतरित होते हैं। तब यह नहीं पूछना पड़ता कि तुम्हारा गुरु कौन सा है। ठीक है, ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। शिष्य को देखते ही पता चल जाता है। ठीक है, जब शिष्य को देखते ही पता चल जाता है कि तुम्हारा गुरु कौन है। जब परमात्मा अवतरित होते हैं तो पहले ही सुयोग्य माता पिता की खोज करते हैं। कहने का मतलब, जब परमात्मा अवतरित होते हैं तो वो सबसे पहले क्या करते हैं? एक माता पिता की खोज करते हैं। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार सदगुरु भी अवतरित होते हैं
तो उनके लिए एक होनहार शिष्य ढूंढते हैं। मतलब जब भी एक गुरु आता है तो उसके लिए एक होनहार शिष्य भी मतलब क्या होते हैं, ढूंढते हैं। गुरु अपने शिष्य से जो गुरु जो है अपने शिष्य से माँ से भी ज़्यादा दुलार और प्यार करता है। कहने का मतलब है जिस तरह से माँ अपने बच्चे को प्यार करती है उसी तरह से गुरु जो है शिष्य से अपने माँ से ज़्यादा प्यार और दुलार करता है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है। गुरुत्व शिष्य परंपरा में अविनाशी बन जाता है। जो इसी प्रकार जो गुरुत्व है, ठीक है, गुरुत्व है शिष्य परंपरा में वो क्या बन जाता है, अविनाशी बन जाता है। गुरु परंपरा के माध्यम से यह अविनाशी गुरुत्व हमेशा ही शिष्य को क्या करता है, प्रकाश देता है। तो ये कुछ लाइनें हैं जो कि आप अगर इस तरीके से अंडरलाइन कर लेना तो आपके बहुत ही हेल्पफुल होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैं ये मिट जाएंगी क्योंकि मुझे आगे क्वेश्चन दिखाना है आप लोगों को। तो आप लोगों को कोशिश मेरी यही रहेगी कि हर जगह जो है उस लाइन को मैं अंडरलाइन करके दिखा सकूँ। देखिए, तो सबसे पहला जो है गुरु शिष्य परंपरा की बात की है और ये बहुत ही साफ साफ जो है शब्दों में आप लोगों को देखा। मैंने पहली लाइन अंडरलाइन करवाई थी। गुरु शिष्य परंपरा में क्या है, शिष्य के साथ गुरु का नाम पहले आता है। तो ऑप्शन देखिए इसमें कहीं है। देखिए, गुरु शिष्य परंपरा में गुरु के साथ जो है शिष्य का नाम, गुरु के साथ शिष्य का नाम पहले आता है या शिष्य के साथ गुरु का नाम पहले आता है। तो ये चीज आप देखिएगा, गुरु शिष्य परंपरा में शिष्य के साथ क्या लिखा है, शिष्य के साथ गुरु का नाम पहले आता है। तो हमारा इसका मतलब कि सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। आगे ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। शिष्य के साथ क्या होता है, गुरु का नाम जो है क्या पहले आता है। तो यहाँ पे जो है हमारा सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, देखिए पैराग्राफ को हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन देखो। देखिए, गुरु अपने एक एक शब्द से शिष्य में अवतरित होता है। मतलब गुरु जो है अपने एक एक शब्द से किस में, शिष्य में अवतरित होता है। यहीं पर मैंने वो भी लाइन अंडरलाइन कर, देखिए एक एक शब्द से शिष्य में अवतरित होता है। ठीक है, जो शिष्य पूरी तरह से गुरु को समर्पित हैं उनके जीवन में एक समय आता है कि जो वो गुरु की आराधना और उपासना करते करते क्या हो जाते हैं, गुरु में हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, शिष्य की जो वृत्ति है सदगुरु में घुल जाती है। मतलब प्रत्येक चेष्टा में, हाव भाव में, वाणी में वो क्या है, गुरु का ही प्रतिबिंब नजर आता है। तो देखते हैं, गुरु शब्दों द्वारा शिष्य को पढ़ाता है, ये तो बात कही नहीं गई है। गुरु अपने शिष्य का अवतार लेता है, ये भी बात नहीं कही गई है। गुरु की शिक्षा शिष्य में प्रतिबिंब होती है, इसीलिए तो बोला गया है गुरु अपने एक एक शब्द से शिष्य में अवतरित होता है। मतलब कि गुरु की जो शिक्षा है वो शिष्य में क्या होती है, प्रतिबिंबित होती है। यहीं पर साफ साफ जो है ये बात कही गई है। यहाँ पे देखिए, और आप लोगों को इतना, क्योंकि अब एक बार पैराग्राफ जो है इंपॉर्टेंट अंडरलाइन कर लेंगे ना तो आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। क्योंकि बाकी सब ऑप्शन जो है इधर उधर लगेंगे, लेकिन वो ऑप्शन जो आपको करेक्ट मिल जाएगा जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। गुरु अपने शिष्य से प्रेम करता है, ये बात कहीं कही गई है, कहीं भी नहीं बोली गई है। तो आपका ये 3 ऑप्शन तो होगा ही नहीं, यहाँ पे यही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो कई बार जो है आप लोगों को बड़े बड़े लाइन्स दिखती हैं लेकिन उसका आंसर जो है बहुत ही सीधा सीधा होता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए पहले। देखिए, शिष्य गुरु की आराधना में, देखिए आप लोगों के पास तो जो भी आप अंडरलाइन किए रहेंगे आप लोगों के पास होगा क्योंकि आप लोगों के पास जो है पेपर होगा, लेकिन क्योंकि ऑफलाइन पेपर है और ये जो है यहाँ पे आप लोगों को मैं स्क्रॉल करके दिखा रही हूँ इसलिए मुझे जो है अंडरलाइन मेरा हट जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, शिष्य गुरु की आराधना और उपासना करते करते गुरुमय हो जाता है, इसका आशय क्या है। ठीक है, यहीं पर आप लोगों का था कि जब वह गुरु की आराधना और उपासना करते करते गुरुमय हो जाता है। तो सबसे पहले तो इसका अर्थ क्या है आपसे पूछा है। मतलब शिष्य जो है गुरु की आराधना और उपासना करते करते गुरुमय हो जाएगा, तो इसका क्या मतलब लगता है। शिष्य के व्यक्तित्व में गुरु का प्रतिबिंब दिखाई देता है। देखिए, शिष्य गुरु की आराधना और उपासना करते करते गुरुमय हो जाता है, इसका मतलब कि शिष्य के अंदर भी गुरु के जो है गुण आ जाते हैं। तो शिष्य के व्यक्तित्व में गुरु का प्रतिबिंब दिखाई देने की बात नहीं कर रहे हैं, उसमें आराधना करते करते गुरुमय की बात कर रहे हैं। ठीक है, शिष्य के व्यक्तित्व पर गुरु का थोड़ा थोड़ा प्रभाव दिखने लगता है, ऐसा नहीं है। इसमें आगे भी देखते हैं ऑप्शन, शिष्य गुरु की शिक्षाओं को आत्मसात करके उसी की राह पे चलता है। बिल्कुल, गुरुमय हो जाता है मतलब कि जैसा गुरु करता है वैसा ही शिष्य भी करने लगता है, उसकी शिक्षाओं का आत्मसात करके उसी की राह पे जो है चलने लगता है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, शिष्य स्वयं गुरु बन जाता है, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे इसका अर्थ बताना है तो इसका एग्जैक्ट अर्थ जो है आपका थर्ड होगा। इस तरीके से आप लोगों से अर्थ भी पूछ सकते हैं जो कि आप लोगों को थोड़ा सा अगर समझ में आ गया ना तो आप लोग जो है निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, किस प्रकार के शिष्य पर गुरु का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। किस प्रकार का अगर शिष्य है उस जिसपे गुरु का प्रभाव अधिक दिखाई देगा। तो आप लोगों को बताऊं कि इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 मिनट। हाँ, पूर्णता समर्पित, बुद्धिमान, विद्यमान, यहाँ पे लिखा हुआ है ना,
पूर्णतः समर्पित, बुद्धिमान, विद्यमान, परिश्रमी। तो आप लोगों को अभी मैंने बताया कि वही शिष्य में गुरु का प्रभाव दिखाई देता है जो शिष्य गुरु के प्रति जो है पूरी तरह से जो है क्या हो, समर्पित हो। ठीक है, पूरी तरह से समर्पित हो, तो पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, देखिए, ईश्वर अवतरित होने से पहले किसकी खोज करते हैं? तो यही यहाँ पर लिखा था, परमात्मा अवतरित होने से पहले जो है सुयोग्य माता पिता की खोज करते हैं। सिंपल सवाल, सुयोग्य शिष्य की बात नहीं कर रहे हैं। सुयोग्य शिष्य किसके लिए? गुरु के लिए। ठीक है, सुयोग्य भाई नहीं, सुयोग्य मित्र नहीं, सुयोग्य माता पिता। ठीक है, ये तो होगा नहीं। अब यहाँ पे सुयोग्य माता पिता की खोज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करती हूँ ये सभी चीज़ें जो आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी। इस तरीके से अगर करेंगे तो कम समय में जो है कर पाएंगे। तो अभी तो मैं समझा रही हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन आप लोगों के लिए तो आपको बस अपना क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। ठीक है, गद्यांश के अनुसार गुरु में अपने शिष्य के प्रति डैश का भाव होता है। देखिए, साफ साफ बोला था, गुरु अपने शिष्य से माँ से भी ज़्यादा प्यार और दुलार करता है। जिस तरह से माँ में ममता होती है, उसी तरह से गुरु में भी अपने मतलब शिष्य के प्रति होता है। तो क्या है, गुरुत्व होता है? नहीं, गुरुत्व की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे। जो है क्या है, बोल रहे हैं गुरु अपने शिष्य से माँ से भी ज़्यादा प्यार दुलार करता है। इस प्रकार गुरुत्व शिष्य परंपरा में अविनाशी बन जाता है। गुरुत्व शिष्य परंपरा, तो गुरुत्व की बात नहीं कर रहा है, स्त्रीत्व की भी बात नहीं। ममत्व, जिस प्रकार माँ को अपने बच्चे से सबसे अधिक प्यार होता है, इस प्रकार गुरु का भी अपने शिष्य के प्रति क्या होता है, ममत्व का भाव होता है, मतलब प्यार करता है, ममता होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सदगुरु, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्योंकि अब हमारा ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। सदगुरु का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए, सदगुरु का जो होगा सत प्लस गुरु, क्या होगा, सत प्लस गुरु। तो यहाँ पे कहाँ पर ऑप्शन है, ये सत प्लस गुरु आपका हो जाएगा सदगुरु। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कौन सा है, समर्पित। समर्पित में कौन सा प्रत्यय है? देखिए, समर्पित, तो यहाँ पे जो है समर्पित में जो है इत प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा? समर्पित में जो है समर्पित, इत प्रत्यय जो है आपका लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, तीसरा, थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। हमें पता है कि प्रत्यय जो है पीछे होता है, तो प्रत्यय होगा नहीं। ठीक है, पहले आप लोगों को क्या निकालना है, एक आपका शब्द होना चाहिए, फिर उसके बाद जिसमें कि आपका एक शब्द जो है समर्प बन रहा है प्लस इत प्रत्यय लग जाए तो समर्पित हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका याद रखिएगा, प्रत्यय जो है पीछे लगता है और उपसर्ग जो है आगे लगता है, लेकिन जब भी अलग करेंगे तो एक मुख्य शब्द होगा जिसका अर्थ होना चाहिए। ठीक है, समय का पर्यायवाची शब्द, समय का पर्यायवाची शब्द पूछा है, तो समय का मतलब एक बेला बोलते हैं ना, कौन सी बेला है, तो बेला का मतलब भी समय होता है, काल का मतलब भी समय होता है, घड़ी जो बताता है वो भी समय होता है, घड़ियाँ नहीं होगा। तो यहाँ पे थर्ड जो है पर्यायवाची समय का नहीं होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सभी क्वेश्चन जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। और अगर लगता है कि हेल्पफुल है तो लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों को पता चल जाए कि किस तरीके से हम जो है गद्यांश को जो है सॉल्व कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बस अच्छे से तैयारी करते रहिए। आप जो है नेक्स्ट मैं काव्यांश की प्रैक्टिस करवाऊँगी तो वो वीडियो जरूर देखिएगा।